13 साल की एक अनुसूचित जाति की बेटी को जयपुर के एक सेठ रवि जिंदल ने अपने बिस्तर पर ले जाकर मसला कुचला और उसका जीवन बर्बाद कर दिया। बेटी वाला हर व्यक्ति इस बात को जरूर देखे कि किस प्रकार तंत्र एक आदमी को उसके अपराध से बचा लेता है। उस बेटी का केवल दोष यह था कि वह गरीब थी। उसकी नानी उस सेठ के घर पर नौकरानी थी। उसके साथ साथ यानी नानी के साथ साथ वह लड़की भी उसके घर में काम करने जाती थी 2500 रुपए महीने के लिए केवल। कहां उसको पता था इस 2500 के बदले में वह सेठ उसकी इज्जत लूट लेगा। मेरे पास पूरे राजस्थान और देश भर के कई सारे लिफाफे आते हैं। ऐसा ही एक बंद लिफाफा मेरे पास कई दिनों से आया पड़ा था। मैंने खोला, देखा तो मेरी रूह तक कांप गई। अप्रैल 2024 में विद्याधर नगर में मुकदमा दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। उस बिस्तर पर पड़े बाल और अन्य चीजें पुलिस बरामद करती है। लड़की का मेडिकल होता है, डीएनए टेस्ट होता है और उस बेड की बेडशीट समेत सब कुछ चीजें पुलिस ले लेती है। पीड़िता के बयान होते हैं 161 सीआरपीसी में। न्यायालय के सामने मजिस्ट्रेट भी उस पीड़िता के बयान लेता है। पूरा मामला क्रिस्टल क्लियर होता है कि एक छोटी बच्ची का जीवन एक अधेड़ उम्र के आदमी ने बर्बाद कर दिया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद कुछ भी मामले में बचता नहीं है, इसलिए उस सेठ के खिलाफ जुर्म प्रमाणित हो जाता है। लेकिन सेठ जी भाग जाते हैं। सेठ जी पुलिस के पकड़ में नहीं आते हैं। पुलिस एक बड़े अफसर के अधीन एक टीम भी बनाती है, लेकिन वह सेठ पकड़ में नहीं आते हैं और यह फरारी का सिलसिला चलता रहता है। 3-4 महीने बाद पुलिस के पास एक फरमान आता है हाईकोर्ट से कि फाइल को हाईकोर्ट में भेजिए। और कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट से ऑर्डर आता है कि इस पीड़िता के दोबारा बयान लीजिए। इसके अलावा इस सेठ रवि जिंदल को गिरफ्तार नहीं किया जाए। यहां यह बताना जरूरी है, कानून में दोबारा बयान लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद दोबारा बयान पुलिस द्वारा लिए जाते हैं, जबकि पुलिस को राजस्थान सरकार को उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। सेठ रवि जिंदल जो विद्याधर नगर विधानसभा से बीजेपी से चुनाव लड़ने की मंशा रखते थे, वो चौड़े होकर हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर पुलिस थाने में आ जाते हैं। पुलिस के अधिकारी उसका पुरुषत्व जांच कराते हैं और उसका भी डीएनए टेस्ट कराते हैं। और उसके बाद जो मजेदार बात होती है वह ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः अस्पताल में जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन मिल जाती है। दूसरे दिन कांस्टेबल जाता है तो उसको रिपोर्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं देते हैं। और यह बात एक दिन की नहीं है, 15 दिन तक यह सिलसिला चलता है। रोजाना पुलिस वाला अस्पताल में जाता है, कभी डॉक्टर साहब नहीं है, कभी रिपोर्ट नहीं बनी, कभी रिपोर्ट पर साइन नहीं किए। यह सारी बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। क्या खास बात थी रवि जिंदल नाम के आदमी में जो सारा तंत्र उसके पक्ष में खड़ा हो गया? सच बात यह है कि लड़की का मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट, उस चद्दर पर बाल, उस रवि जिंदल का डीएनए टेस्ट, उसका पुरुषत्व जांच, ये सब चीजें अगर कोर्ट की फाइल पर रहती हैं तो उसको सजा होने से कोई रोक नहीं सकता। हत्या जैसी उम्र कैद की सजा उस अपराध में होती। और दिन आता है 11 सितंबर का। हाईकोर्ट का एक आदेश आता है कि रवि जिंदल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हम रद्द करते हैं। कानून में प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मना करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि अगर लड़की पलट जाए, बयान बदल दे, तो भी राजीनामे के आधार पर पोक्सो जैसा घृणित अपराध रद्द नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, लेकिन खत्म हो जाता है। 25 नवंबर 2024 को पुलिस अपनी फाइल में लिखती है कि चूंकि मामला हाईकोर्ट से खत्म हो गया है, इसलिए हम एफआईआर पेश करने का निर्णय लेते हैं। कानून जानने वाले हर एक व्यक्ति को यह बात पता है कि पोक्सो जैसा घृणित अपराध, 13 साल की अनुसूचित जाति की बेटी, इस मामले को खत्म किया ही नहीं जा सकता, चाहे लड़की कुछ भी बोल दे। लेकिन प्रश्न यह था कि कानून को मानता कौन है? सरकार को, कानून को इस पूरे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होता।
लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रवि जिंदल के खिलाफ इस फाइल को कौन चलाता? वही जोगाराम पटेल कानून मंत्री, वही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई जांच का ऑर्डर होने पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन इस अनुसूचित जाति की 13 साल की बेटी के साथ गलत होने पर रवि जिंदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। रवि जिंदल के घर पर उप मुख्यमंत्री के कई सारे फोटो, रवि जिंदल का खुद का बीजेपी के अनेकों नेताओं के साथ फोटो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो, ये सारे फोटो उसके सोशल मीडिया पर होते हैं। बताइए किसके बाप की औकात है जो फाइल चला दे कि इस गलत फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी है। यहां बहुत दुख के साथ एक और बात कहना चाहता हूं। याद करिए 2022 का दिन, जब कोर्ट ने अशोक गहलोत और डीजीपी भूपेंद्र यादव एमएल लाठर के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर किया था और एक पीड़िता के साथ अशोक गहलोत, उसकी पुलिस और महादेव सिंह खडेला ने अन्याय किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट फाइल मंगा रहा है। राजस्थान सरकार का सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। यानी सरकार, कानून विभाग अशोक गहलोत के साथ खड़ा है, भूपेंद्र यादव के साथ खड़ा है, एमएल लाठर के साथ खड़ा है, कांग्रेस के मंत्री रामलाल जाट के साथ खड़ा है, लेकिन एक अनुसूचित जाति की 13 साल की बेटी के साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर से सांसद हैं, वह इसी रवि जिंदल को बाद में अटल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हैं और दैनिक भास्कर इसके यशोगान की खबरें छापता है। दोस्तों, मुझे पता है यह सच बताना मेरे और मेरे परिवार के लिए घातक हो सकता है, लेकिन मैं चुप कैसे रहूं? यह सत्य आपको कैसे नहीं बताऊं? किसी व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये कागज मेरे तक पहुंचाए हैं। क्या मैं इन कागजों को दबाकर बैठ जाऊं या आप तक सच्चाई पहुंचाऊं? और सच्चाई पहुंचाने का परिणाम वही है जो 2022 में हुआ था। मैं परवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयं मर जाऊं, मेरे जमीर को नहीं मरने दूंगा। इसलिए यह सच्चाई आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे पता है रवि जिंदल के इस दुष्कर्म कुकृत्य के लिए कांग्रेस के मुंह से आह भी नहीं निकलेगी, क्योंकि यह वही कांग्रेस है जिसके नेता डोटासरा को बीजेपी सरकार ने मंत्रियों वाला अवैध बंगला दिया, अशोक गहलोत को मंत्रियों वाला अवैध बंगला दिया। मित्रों, सोशल मीडिया पर, अखबारों में, विधानसभा में दिखने के लिए कुछ और मामला है, सत्यता इसके पीछे की कुछ और है। आप किसी अफसर के पास कागज लेकर जाओ, आपको रिसीव्ड नहीं देंगे। रिसीव्ड देने का सूचना पट्ट लगाया जाना चाहिए हर सरकारी दफ्तर के बाहर, नहीं मिलेगा। आप स्पीड पोस्ट डाक से भेजिए, लेने से इनकार लिखकर वापस आ जाएगा। आप ईमेल करने की कोशिश करिए, ईमेल वापस रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि ईमेल भरा हुआ या ब्लॉक है। किसको कहोगे आप अपनी कहानी? किसको सुनाओगे अपना दर्द? कोई नहीं सुनेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि बोरियों में भरकर नोट जलाने के लिए तो इन लोगों के पास हैं। गरीब के हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, कोई सरकार खड़ी नहीं है, किसी नेता को लेना देना नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं इस पूरी फाइल में जो पुलिस वालों ने किया, पूरी ताकत झोंकी इसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने में, सच्चाई सामने लाने में, अनुसूचित जाति की लड़की को न्याय दिलाने में, लेकिन अंत में हाई कोर्ट के फैसले से हार गए और हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ पाई। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट अनुसूचित जाति के घूमते रहते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, आइए इस पूरी फाइल को देखिए और देख करके इस बच्ची के साथ जो गलत हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट में उठाइए, भजनलाल शर्मा के सामने उठाइए, नरेंद्र मोदी के सामने उठाइए, अमित शाह के सामने उठाइए और हर उस जगह उठाइए जहां ये नेता, ये अफसर और गलत करने वाला हर एक व्यक्ति नंगा नहीं हो जाए। जय हिंद, जय भारत।